पाठ 8 का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, कुछ हमने कल कर लिया था और आज इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर हैं उनको हम करेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, एक अंग्रेज गणितज्ञ का नाम बताइए जिन्होंने यंत्र मानव की रचना के विषय में कार्य करना आरंभ किया। तो कौन थे वो? एलन ट्यूरिंग। ठीक है, मैम लवी त्रिपाल क्लास कर रहे। किस विश्वविद्यालय के इंजीनियरों द्वारा निर्मित यंत्र मानव ने 132 मील की यात्रा करके पुरस्कार जीता था? तो कौन सा विश्वविद्यालय था? स्टैनफोर्ड। कौन सा था? स्टैनफोर्ड। यंत्र सोच भी सकता है, इस सिद्धांत को जॉन मैकार्थी ने किस ईस्वी में कृत्रिम प्रज्ञा का नाम दिया? यंत्र सोच भी सकता है, इस सिद्धांत को जॉन मैकार्थी ने किस ईस्वी में कृत्रिम प्रज्ञा का नाम दिया? यहां पर होगा 1956 ईस्वी में। क्या सभी यंत्र मानवों की आकृति मनुष्यों से मिलती जुलती है? नहीं, क्योंकि जो पहले यंत्र मानव बनाए जाते थे उनकी अधिकतर आकृति मानव से मिलती जुलती होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सभी जो यंत्र मानव होते हैं उनकी आकृति मनुष्यों से नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर है आपका 65। इसमें दिया है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसा हमने पढ़ा भी है, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें जो कर्म के बिना होती है, उसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया दो ही चीजें होती हैं, कर्म नहीं होता है। ठीक है, तो हम परिभाषा में लिखेंगे, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हिरण दौड़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हिरण क्या है? कर्ता है। हिरण कार्य कर रहा है, कार्य करने वाला कौन होता है? कर्ता। दौड़ रहे हैं क्रिया हो गई है। तो हिरण दौड़ रहे हैं, तो कर्ता और क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, सकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है, इसमें तीनों होते हैं, कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है ना? उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे सीता ने गीत गाया। ठीक है, अब यहाँ पर सीता ने कार्य करने वाले क्या कर्ता हो गया है, और क्या गाया? गीत, यानी कर्म, और गाया होगी हमारी क्रिया। ठीक है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर राम क्या हो गया? कर्ता, पढ़ना क्या हो गया? क्रिया, और पुस्तक क्या हो गई? कर्म। इस तरह से। ठीक है, पाठ 9 पर्यावरण की सुरक्षा। ठीक है, ये एक कविता दी गई है छोटी सी, जिसमें पर्यावरण के प्रति हमें सजग रहने के लिए प्रेरित किया गया है। इस कविता में अनुरोध किया गया है, जो पाठक हैं, पाठक कौन होता है? पढ़ने वाला। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे पर्यावरण को क्या माने? एक शिक्षक माने। जैसे एक शिक्षक आपको ज्ञान देता है, आप उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं एक शिक्षक से, इसी तरह आप प्रकृति, जो हमारा नेचर है, उससे भी आप शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा प्राप्त करें। और विज्ञान के आविष्कारों के मुंह में पढ़कर हम विज्ञान का प्रयोग किस लिए करते हैं? कि हमें सुख सुविधाएं मिले, हमारे काम आसान हो जाएं। और उसके लिए हम क्या करते हैं? हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण को हानि पहुंचती है। ठीक है, तो इसमें कवित्री ने कहा है कि हमें इसका संतुलन बनाए रखने के लिए हमें भरपूर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने अपनी कविता में क्या लिखा है, और इस कविता की कवित्री हैं अनामिका जी। ठीक है, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? अनामिका जी द्वारा। ठीक है,
पर्यावरण है शिक्षक के समान, इससे लेना सीखे शिक्षा। कवियत्री कह रही है कि जो पर्यावरण है वो एक शिक्षक के समान है ना, इससे लेना सीखे शिक्षा। जिस तरह हम एक शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसी तरह हमें प्रकृति पर्यावरण से भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बनकर सच्चे नम्र शिष्य तुम। और कैसे आपको ज्ञान प्राप्त करना है? एक सच्चा विद्यार्थी, एक नम्र, एक अच्छा विद्यार्थी बनकर आपको ज्ञान प्राप्त करना है। और जब तक आप नम्र व्यवहार वाले, है ना, शिष्य नहीं बनोगे, एक सच्चे शिक्षक शिष्य नहीं बनोगे, तब तक आप ज्ञान की भिक्षा नहीं प्राप्त करते हो आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हो जब तक आप एक सच्चे विद्यार्थी नहीं बन जाते। ठीक है, जब तक आप कोई मन से नहीं सीखते हैं कोई भी चीज, तब तक वो आपको नहीं आती है ना। आप अपने से भी, आप अपने आप भी महसूस करते हैं कि जब भी आप कोई चीज, मान लो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, है ना, आप अगर इसे मन से पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो आपको याद रहेगा, है ना। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। जैसे आप एक फिल्म देखते हो, आप उसको एक बार में ही समझ जाते हो कि इस फिल्म में, इस मूवी में क्या हुआ है, कहाँ से कहाँ तक कैसे हुआ है। क्यों आपको रहता है पता? क्योंकि आप उसको, एक जो आपका दिमाग है वो उस पे बिल्कुल लग गया है, आपने उसको मन लगाकर देखा है ना, ध्यान पूर्वक देखा है, तो इस तरह आपको वो याद हो गया है। ठीक है, विज्ञान तो है विशेष ज्ञान माना। कवित्री कह रही है विज्ञान एक खास ज्ञान है, एक महत्वपूर्ण ज्ञान है। वी उपसर्ग को अमत मानो, विज्ञान में वी उपसर्ग लगा है, तो इसको आप आमत बनाओ। मींस आप विज्ञान के लिए अज्ञानता मत फैलाओ। अगर हम वी के जगह पर ए लगा दे तो क्या बन जाता है? अज्ञान। तो कवित्री कह रही है कि विज्ञान के लिए तुम अज्ञान मत बनाओ, अज्ञानता मत फैलाओ। ऐसी भूल हुई जो तुमसे विज्ञान बने अज्ञान या जानो। अगर तुमसे ऐसी भूल हो गई, अगर तुमने विज्ञान में वी उपसर्ग की जगह आ उपसर्ग लगा दिया, तो आप ये समझ लो कि आपने विज्ञान को अज्ञान में बदल दिया। ठीक है, विज्ञान नहीं वरदान से कम, देता है कई सुख सुविधाएं। कवित्री कह रही हैं विज्ञान एक वरदान से कम नहीं है। जो हमारा विज्ञान है, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, विज्ञान की शिक्षा लेते हैं, वो हमें एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि विज्ञान के द्वारा ही हम अनेक सुख सुविधाओं को भोगते हैं, हम अपने कामों को सरल बनाते हैं। ठीक है, अगर विज्ञान नहीं होता तो क्या हम, जैसे आजकल इतनी मशीनें चल गई हैं कपड़े धोने के लिए, है ना, कपड़ों को इस्त्री करने के लिए, सुखाने के लिए, और कितनी सारी चीजें हैं। आजकल तो खेतों के लिए भी आजकल इतने काम आसान हो गए हैं। खेतों में पहले लोग फसलों को हाथों से काटते थे, लेकिन आजकल इतनी मशीनें बन गई हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है हाथों का प्रयोग करने की। समझे ना? ये सब किसके कारण है? विज्ञान के कारण है। तो इसलिए विज्ञान वरदान से कम नहीं है, देता कई सुख सुविधाएं, पर इसका एक अन्य है पहलू जो लाए भीषण विपदाएं। लेकिन हम विज्ञान से अपनी सुख सुविधाओं के लिए तो प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इसका एक अन्य पहलू भी है जो बहुत ही भयंकर, भीषण का अर्थ होता है भयंकर, विपदाएं मतलब मुसीबतें, जो भयंकर मुसीबतें लाता है। ठीक है, पर्यावरण स्वर्ग तुल्य है। जो हमारा पर्यावरण है वो किसके समान है? कवित्री ने कहा है जो हमारा पर्यावरण है वो स्वर्ग के समान है, स्वर्ग तुल्य है। इसे न यदि हानि पहुंचाए, करे ने ऐसा काम कभी भी कि पर्यावरण दुष्ट हो जाए। हमें इसे कभी भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण हमसे रुष्ट मतलब रूठ जाए, है ना। अभी देखो, अभी इतनी आपदाएं आ रही हैं, अभी देखो कोरोना चल रहा है, कितनी आपदा है लोगों की, इतना मतलब लोगों को इतना कष्ट हुआ है इन 2 सालों में कि आप सभी अच्छे से जानते हैं, हर घर में कोई ना कोई परेशानी जरूर आई है। तो ये सब किसके कारण है? पर्यावरण के कारण है। किसके कारण है? पर्यावरण के कारण। जब तक हमारा पर्यावरण सेफ है हम सेफ हैं, जब तक हमारा पर्यावरण सुरक्षित है हम सुरक्षित हैं, हमारा जीवन सुरक्षित है। जिस दिन पर्यावरण पूरी तरह नष्ट हो गया, सोचो हम भी नष्ट हो गए।
संतुलन कभी न टूटे इसका हो यह बस उद्देश्य हमारा। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य हमेशा यही होना चाहिए कि जो पर्यावरण हमारा बना हुआ है इसका संतुलन हम कभी न बिगाड़ पाए, है ना, इसका संतुलन कभी न टूटे। अपने सुख सुविधाओं की हेतु कहीं खो बैठे न प्राण सहारा। इसमें कवियत्री क्या कह रही हैं कि विज्ञान के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए हम बहुत ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, तो कहीं हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए ऐसा ना कुछ कर बैठे जिससे हमारे प्राण मुसीबत में पड़ जाएं, हमारे प्राणों को बचाने के लिए कोई सहारा न बचे। ठीक है, पर्यावरण की तुलना किससे की गई है? स्वर्ग से। वो हॉटस्पॉट। विज्ञान लाभदायी सिद्ध होने के साथ साथ पहुंचा सकता है हानि, धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ। हानि। 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 कवियत्री ने पर्यावरण को माना है नरक के तुल्य, स्वर्ग के तुल्य, ठीक है। कवियत्री पर्यावरण को क्या मानने का अनुरोध करती है? शिक्षक। शिक्षक। शिक्षा प्राप्ति हेतु किस गुण की आवश्यकता है? ज्ञान, सच्चा और नम्र। हाँ, सच्चा और नम्र शिष्य होने की आवश्यकता है ना। अपनी सुख सुविधा के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। हानि नहीं पहुंचानी। ठीक है, ओके, चलो अभी सबको समझ में आ गया है अच्छे से।